Hello students, myself Ravindra Dwivedi. I am the senior physics faculty for IIT and NEET preparation. I have last 17 year experience in this field. मेरे हाथ में कुछ पेपर है जो मुझे सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो उसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो वेव से है और एक तरह से देखा जाए तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। तो इसमें टू वेव्स हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। टू वेव्स हैं जिनके जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फंक्शंस के दे रखे हैं a cos 0.5 पाई x माइनस 100 पाई t। ओके, ये हमारा पहला वेव इक्वेशन है। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है, जो कॉस का और साइन में जो फंक्शन होता है उसको हार्मोनिक वेव बोलते हैं। एंड जो सेकेंड वेव फंक्शन है वो है a cos 0.46 पाई x माइनस 92 पाई टी। ये सेकेंड वेव हार्मोनिक वेव है, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो x और y कहा जा रहा है कि x और y मीटर्स में है और t सेकेंड्स में दे रखा है, ये गिवन है हम लोगों को। और इसमें कहा गया है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कि जिनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब इनका जो डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट होगा, दैट मीन्स y1 प्लस y2 रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये कितने टाइम्स x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम नहीं कह रहा है, 0 हो रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम्स 0। ये जो y1 प्लस y2 है, जो रिजल्टेंट है, ये 0 कितने बार हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स बताने, नंबर ऑफ टाइम्स बताने हैं जितनी बार ये 0 हो रहा है और x इज इक्वल टू 0 की पोजीशन पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वेव और ये वेव x इज इक्वल टू 0 से पास हो रही है, उस समय इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने टाइम्स 0 होगा, ये बताना है। तो मैं इसको बताने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देता हूँ तो ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है, मीडियम पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फर्स्ट वन इज इक्वल टू a, ये बन जाएगा आपका a cos माइनस के 100 पाई टी, और सेकेंड जो हो जाएगा a cos माइनस के 92 पाई टी। सेकेंड का ये दे रखा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि cos जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इवन फंक्शन के लिए ये खास बात होती है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो मान लेते हैं ये ω1 है फ्रीक्वेंसी और ये ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये बन जाएगा आपका ट्वाइस a cos ω1 प्लस ω2/2 इंटू कॉस ω1 माइनस ω2/2। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो बना आपका, ये जो टर्म कहलाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड टर्म कहलाता है रिजल्टेंट का। यानी ये y1 प्लस y2 का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसका ये ट्वाइस a cos ऑफ समथिंग, ये आपका कहलाएगा एम्पलीट्यूड टर्म। और ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r, यानी एम्पलीट्यूड को मैं r लिख सकता हूँ, r cos ω1 प्लस ω2/2 इंटू टी। ठीक है बच्चों, t भी आएगा यहाँ पर, जो मिस हो रहा था वो मैं लिख देता हूँ। तो ये हो, अब आप देखो कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो भी हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। तो जब भी कोई भी फंक्शन हार्मोनिकली वेरी कर रहा होता है तो अगर मैं इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी देखूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखूँ चाहे लीनियर फ्रीक्वेंसी देखूँ, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखूंगा इट विल बी ω1 प्लस ω/2। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो एवरेज लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ω एवरेज बाई 2π। तो अब आप एवरेज लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर निकालने के लिए देखोगे इसमें तो एवरेज ω कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 पाई टी, 100 पाई एंड प्लस 92 पाई। तो ये आएगा 192 पाई, 192 पाई बाई 2 भी है, बाई 2 भी है, तो डिवाइड बाई 2 पाई, ये 2 पाई भी होगा। तो आप देख रहे होगे इससे ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 192 बाई 2 ये आएगा आपका 96 आएगा। ओके, 96 बाई 2। तो ये आना चाहिए आपका जो एवरेज लीनियर फ्रीक्वेंसी जो आएगा, ये आएगा 96 बाई 2 एट दिस मीन्स इट विल बी 48, इट विल बी 48। तो ये एवरेज लीनियर फ्रीक्वेंसी 48 आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि आपको बोला भी जाता है कि फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है कि कितने एक सेकंड में कितनी बार वो
मतलब इसके कितने नंबर ऑफ साइकिल हो रहे हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक साइकिल में एक ही बार 0 हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो रहे हैं इसके एवरेज फ्रीक्वेंसी से 48, इसका मतलब ये 48 टाइम्स 0 होगा पर सेकेंड। तो आंसर इसका हो जाएगा 48। तो इसमें जो ऑप्शंस में जो आंसर दे रखे हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका ए ऑप्शन 46 दिया है, बी ऑप्शंस दिया है 48 एंड सी ऑप्शन दिया है 192 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 100। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी होगा, 48 टाइम्स ये 0 होगा पर सेकेंड, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके बच्चों, तो ये समझ आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ही वैलिड होता है और इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग ड्राइव करके लेके आते हैं, किससे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर शुरुआत में दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और से 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है और ड्यूरेशन जो लग रहा है इसमें 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके, और ये जो बॉडी है एक मीडियम में रखी हुई है जिसका सराउंडिंग टेम्परेचर T0 जो कहा गया है लास्ट में दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है इसी बॉडी को मैं टेम्परेचर, सेम बॉडी का टेम्परेचर इसमें कह रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, तो वो ड्यूरेशन क्या होगा, वो टाइम क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि ये कूलिंग का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको मैं रेट ऑफ कूलिंग को R को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई भी टेम्परेचर, मान लो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 हो रहा है और टाइम ड्यूरेशन लग रहा है मान लो T लग रहा है इसमें, तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 बाई 2 इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू C टाइम्स, ये हो जाएगा, इसका मीन लेते हैं T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर T0। तो इसको ही मैं इस रिजल्ट, इस केस के लिए यूज़ करूंगा इस रिजल्ट को। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं ज़रा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट टाइम होता है, पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 बाई टाइम कितना लग रहा है, टाइम इसमें T सेकेंड लग रहा है, तो टाइम T सेकेंड लिया गया है, इज इक्वल टू C, मीन लेंगे T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर लेंगे T0, ठीक है। तो इससे हिसाब से हम फर्स्ट कंडीशन में जब रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.1 और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट, ये जो है C को हमने कॉन्स्टेंट माना गया है, और T1 प्लस T2 करेंगे तो ये आएगा 99.9, इसको मैं इससे ऐड करूँगा बाई 2 और माइनस 60 हो जाएगा, ये सराउंडिंग टेम्परेचर 30 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 बाई 2 हो जाएगा। और इसके हिसाब से अगर मैं अगले स्टेप में अगर इसको देखूं तो ये आ जाएगा C, ये आएगा आपका 99.9 माइनस 60 करेंगे तो 39.9 आएगा, ये 39.9 बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इस सेकेंड केस के लिए ये बात अप्लाई करने जा रहा हूँ, सेम रिजल्ट्स को। तो यहाँ पर ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा R डैश मान लेते हैं इस रेट को, ये हो जाएगा 40 माइनस 39.9 बाई टाइम लग रहा है हमारा T सेकेंड लग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो C वही रहेगा क्योंकि बॉडी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए कॉन्स्टेंट जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज कितना होगा 40 प्लस 39.9 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 30, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1 अपॉन T, जो R डैश की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू C, ये हो जाएगा आपका 19.9, अगर इसको ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 79.9 बाई 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो 19.9 बाई 2 आएगा, 19.9 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हमें ये जो टाइम है वो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट
0.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज हो रहा है कितने टाइम हो रहा है, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0.1/5 अपॉन 0.1 अपॉन टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 30, इसको इससे डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 39.9 डिवाइडेड बाई 19.9। तो आप देख रहे हो इससे ऑलमोस्ट ये 2 टाइम्स कटेगा, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन 2.00 होगा तो इसको मैं 2 ले सकता हूँ। तो ये बन जाएगा, इससे 0.1 से 0.1 कट जाएगा, तो ये t जो आएगा यहाँ से ये 2 × 5 आएगा, डेट मीन्स 10 सेकेंड। तो आप एक चीज़ देख रहे हो इसमें बच्चों कि 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का लास्ट में भी टेम्परेचर डिफरेंस वही आया, सेम था, और पहले भी टेम्परेचर डिफरेंस सेम था, बट टाइम इसमें जस्ट डबल लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी ठंडी हो रही है तो उसको और टाइम लगेगा, पहले जो ड्यूरेशन है वो सेम नहीं रहेगा, यानी पहले ड्यूरेशन अगर सपोज T1 है तो T1 से ज़्यादा समय लगने वाला है, और यहाँ पे देख रहे होगे ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा। इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा बी होगा। इसमें ए ऑप्शन में दिया है 25 सेकेंड दे रखा है, बी ऑप्शन में 10 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन में 20 सेकेंड एंड डी ऑप्शन में 5 सेकेंड। तो सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका बी, यानी 10 सेकेंड हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसी जो पेपर का है, ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हमारा एयर कॉलम के वाइब्रेशन पर बेस्ड है, रेजोनेंस ट्यूब पर बेस्ड है, यानी कि साउंड वेव का है ये, ठीक है। तो रेजोनेंस ट्यूब को मैं बता देता हूँ, ये वेरिएबल लेंथ एयर कॉलम होता है। तो कोई भी लेंथ को, एयर कॉलम की जो लेंथ है वाटर लेवल को ऊपर नीचे करके हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल लेंथ एयर कॉलम होता है। यानी रेजोनेंस ट्यूब है क्या, रेजोनेंस ट्यूब जो है वो वेरिएबल लेंथ एयर कॉलम होता है, वेरिएबल लेंथ एयर कॉलम होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से हम लोग उसको वाइब्रेट करते हैं। यानी एक्सटर्नल सोर्स को इसके माउथ, उसके एंड्स, पॉइंट ऑफ फ्री एंड्स पर वाइब्रेट कराया जाता है, और वाटर लेवल को चेंज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से टैप के थ्रू वाटर हम यहाँ से डालते हैं, यहाँ पर वाटर डालते हैं और वाटर लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम इसको रेजोनेंस देखने के लिए हमें वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि रेजोनेंस ट्यूब दे रखी, और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हमें निकालनी है, जनरली जो एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो 331.8 से हम लोग ले सकते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, जिसको 332 मीटर पर सेकेंड भी लेते हैं। और ये वेरी करके जो कि टेम्परेचर सराउंडिंग का जो है वो चेंज हो सकता है। ये मैक्सिमम 340 मीटर पर सेकेंड या 344 इसके अराउंड जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे जो हमारी वैल्यू निकलती है वेलोसिटी ऑफ साउंड वो क्या निकलती है, तो फिर हम वो देख लेंगे कि हम किससे फिर वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रखी है क्वेश्चन में, और इसकी फ्रिक्वेंसी तो दे रखी है ट्यूनिंग फॉर्क की 512 हर्ट्ज दे रखी है। इसको हम इसके फ्री एंड्स पर, रेजोनेंस ट्यूब के फ्री एंड पर हम इसको वाइब्रेट करा रहे थे। तो इसमें कहा गया कि पहला जो रेजोनेंस है, फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर्स एट द वाटर लेवल इक्वल टू, वाटर लेवल का मतलब ये जो वाटर यहाँ पर है इसका फ्री एंड से जो लेंथ है वो उसको वाटर लेवल कह रहे हैं, वो L1 दे रखा है। इसका फर्स्ट रेजोनेंस जब हो रहा है वो 30.3 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर इसके बाद फिर से इसको एडजस्ट किया गया, तो जो अगला लेवल का जो रेजोनेंस आ रहा है वो वाटर लेवल, नेक्स्ट वाटर लेवल जो हो रहा है इसका, थोड़ा सा वाटर लेवल को और नीचे कर दे रहे हैं। तो अगला जो रेजोनेंस हो रहा है वो L2 लेंथ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके जो फर्स्ट जो केस का जो रेजोनेंस होता है इसको हम लोग फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। तो जो एंटी नोड होता है वो फ्री एंड पे ना बन के थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजोनेंस में हम लोग इस तरह से इसका स्टैंडिंग वेव दिखाएंगे। तो ये एंटी नोड होगा, ये नोड होगा, क्योंकि हम ये एंड आपका वाटर में डेंसर मीडियम में, तो यहाँ नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा। और इसके जो ट्यूब का जो एंड है उसका जो एंटी नोड है यहाँ से कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पर होता है, ऊपर बनता है, जिसको एंड करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंड करेक्शन से हम लोग पाइप का डायमीटर वगैरह भी निकालते हैं। तो पहला रेजोनेंस आ रहा है तो आप नोड और एंटी नोड के जो गैप होता है वो λ/4 होता है बच्चों, ठीक है। तो टोटल लेंथ λ/4 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि λ/4 इज इक्वल टू L1, ये लेंथ पाइप की लेंथ जो वाटर लेवल की फर्स्ट लेंथ, प्लस E, ये हो जाएगा आपका L1 प्लस E। नेक्स्ट लेवल का जो रेजोनेंस हो रहा है उसी लेंथ, नेक्स्ट लेंथ L2 पर अगला लेवल ऑफ मोड में क्या होगा,
इस तरह से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी, यानी कि जो आपका स्टैंडिंग वेव है वो इस तरह से वाइब्रेट करके ये स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो यहाँ पे एंटी नोड होगा, ये नोड होगा, ये एंटी नोड होगा, ये नोड होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, λ/4, और ये हो जाएगा आपका λ/2, क्योंकि नोड और नोड का जो गैप होता है वो कंसेक्यूटिव नोड वो λ/2 होता है, और नोड और एंटी नोड का λ/4 होता है। तो आप फिर से कह सकते हो कि λ/4 प्लस λ/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3λ/4, और ये हम लिख सकते हैं L2 प्लस ई। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और ये वही फॉर्क इसके सामने भी वाइब्रेट कर रही है। एक्चुअली रेजोनेंस में क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो जो दूसरा कोई सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, उसको रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये आप देखोगे कि इससे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो λ/2 इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा L2 माइनस L1। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ पता चल जाएगी, साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि हमें यहाँ एंड करेक्शन नहीं निकालना है। तो साउंड की वेवलेंथ हम यहाँ पे L1 L2 के टर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो साउंड की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो 2 टाइम्स L2 की वैल्यू दे रखी है इसमें 63.7, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है 63.7, और जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वो 33.3 दे रखी है। तो ये सेंटीमीटर में है बच्चों। ठीक है, तो आंसर जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। ठीक है, तो यही रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो L2 हो जाएगा 63.7 माइनस 30.3 सेंटीमीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई। तो अगर हमें अब आप मालूम होना चाहिए कि स्पीड जो इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो एक्सटर्नल सोर्स की है। तो इट विल बी 512 इंटू लैम्डा कितना है 2, और इसको जब हम लोग उससे डिफरेंस लेंगे तो आएगा ये 33.4 आएगा ये सेंटीमीटर में। तो ये वैल्यू आएगी निकल के, ये आएगी वैल्यू 342016 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ये जो आया इसका 342016 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। और एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो इस यहाँ इस लेवल के लिए अगर देखा जाए तो इसके आसपास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी वो मैं मान सकता हूँ 340 मीटर पर सेकेंड। अगर उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो वो बन जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट पर्टिकुलर। एक्चुअली साउंड की जो स्पीड है बच्चों वो 0 से पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के लिए वेरी करती है। अगर वो मैं स्पीड लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड का तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड v0 प्लस 0.61 t। इससे हम किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख सकते हैं। तो वेरिएशन होता रहता है, यानी कि ये जो वैल्यू होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, तो वेरी कर जाती है। तो अगर इसके आसपास देखा जाए वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके, तो वो होनी चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में 34000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसके साथ इसका डिफरेंस लेता हूँ तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा वो 200 समथिंग कुछ आएगा। तो सबसे बेस्ट जो आंसर मैं बोलूँगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 51.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड जो दे रखा है 102.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड थर्ड इज 204.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड डी इज 153.6 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्स जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर हो रहा है वो सी हो रहा है, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ये ट्रू वैल्यू हो गई, ये मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो प्लस में लिया जाएगा। तो इसको इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका मॉड ले लेंगे तो अप्रॉक्स 200 समथिंग कुछ आएगा। तो आंसर सी होगा। तो थैंक यू, ये आपके लिए सॉल्यूशन था। थैंक यू बच्चों।